नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, कश्मीर में ऑपरेशन महादेव, पहलगाम का पूरा हिसाब कर दिया है क्या पीएम मोदी ने, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीज फायर की असल वजह क्या बताई जो राहुल एंड टीम को आग लग गई। रक्षा मंत्री ने सेना के शौर्य के लिए ताली बजाने को कहा तो राहुल गांधी क्या करते रह गए भाई। ऑपरेशन सिंदूर के बीच पीएम मोदी को अमेरिका से किसका फोन आया था, क्या बात हुई थी, संसद में आज पूरा राज कैसे खुला आज आपको दिखाऊंगा। दूर से अटैक क्यों किया, मैकडॉनल्ड्स को बंद करो, ऑपरेशन सिंदूर पर इंडी वालों की बातें सुनेंगे तो माथा पीट लेंगे, आज आपको देखना चाहिए। चीन, पाकिस्तान और कांग्रेस, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या याद दिला दिया कि हंगामा मच गया। संसद में हंगामा करते राहुल एंड टीम को अमित शाह ने गुस्से में क्या कह दिया। यानी ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में सबसे बड़ी बहस का वो कंप्लीट चैप्टर लेकर आया हूं जो अगर आपने मिस कर दिया तो समझिए सब मिस कर दिया। एक एक चीज आज आपको इस चैप्टर में दिखेगी। और इसके अलावा ऑपरेशन महादेव में मार दिया गया पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा क्या, सैटेलाइट फोन से एक 2 मिनट का कॉल और हाशिम मूसा तक कैसे पहुंच गई सेना, ऑपरेशन महादेव की फुल डिटेल आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। यूपी के बाराबंकी में औसनेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के दौरान भगदड़ मच गई जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 29 श्रद्धालु घायल हो गए। शुरुआती जांच के मुताबिक रात 2:30 बजे जलाभिषेक के दौरान मंदिर परिसर में अचानक करंट फैलने से हादसा हुआ। भागने के दौरान लोग एक दूसरे को कुचलते चले गए। सावन के तीसरे सोमवार होने की वजह से जलाभिषेक के लिए भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वो यूपी में लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने वाले नेता बन गए। सीएम योगी ने इस मामले में यूपी के पहले मुख्यमंत्री रहे पंडित गोविंद बल्लभ पंत का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ अब तक 8 साल और 132 दिन का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। गोविंद बल्लभ पंत का कुल कार्यकाल 8 साल और 127 दिन का रहा था। योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और फिर 2022 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ हिमंता सरकार के अभियान का असम में जबरदस्त असर दिखने लगा है। असम के कई इलाकों में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने लगे। ये तस्वीरें असम के धेमाजी की हैं जहां हजारों की संख्या में लोगों ने हाथों में मशाल लेकर जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल लोगों ने बांग्लादेशी गो बैक के नारे भी लगाए और 15 अवैध बांग्लादेशियों को 15 दिन के अंदर इलाका छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट में बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक 100 दिन की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलने के बाद कई मंत्रियों की कुर्सी छिन सकती है। बीजेपी के 2 मंत्रियों पर भी गाज गिरने के आसार नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स का दावा है कि खराब परफॉर्मेंस वाले विवादों में घिरे और घोटालों का आरोप झेल रहे मंत्रियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 4 इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया जिनमें 2 महिला नक्सली थे। चारों नक्सलियों पर सरकार ने 17 लाख रुपए का इनाम रखा था। सुरक्षा बलों को मुठभेड़ स्थल से भारी संख्या में हथियार और विस्फोटक सामग्री मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की शुरुआत से अब तक छत्तीसगढ़ में कुल 225 नक्सली मारे जा चुके हैं। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला में पहला चैप्टर, संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, कश्मीर में ऑपरेशन महादेव, पहलगाम का पूरा हिसाब कर दिया क्या पीएम मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीज फायर की क्या असल वजह बताई जो राहुल एंड टीम को आग लग गई। रक्षा मंत्री ने सेना के शौर्य के लिए ताली बजाने कहा तो राहुल गांधी क्या करते रह गए। ऑपरेशन सिंदूर के बीच पीएम मोदी को अमेरिका से किसका फोन आया, क्या बात हुई, पूरा राज आज संसद में क्या खुला है, आज आपको पूरा चैप्टर दिखाने वाला। आज पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की चर्चा हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज संसद में हो रही है तो ऑपरेशन महादेव की गूंज कश्मीर में सुनाई दे रही है। एक ऑपरेशन में सरकार ने संसद में इंडी गठबंधन को धुआं धुआं कर दिया। दूसरे ऑपरेशन में सेना ने कश्मीर में आतंकियों की खोपड़ी खोलकर रख दी, बॉस माथा फाड़ दिया उनका, ऐसे गोली मारी है। आज पाठशाला में इन दोनों ऑपरेशन की बात करेंगे क्योंकि एक तरफ तो फेक नैरेटिव का एनकाउंटर हुआ और दूसरी तरफ आतंकवादियों का एनकाउंटर। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान संसद में क्या हुआ और ऑपरेशन महादेव में कश्मीर में क्या क्या हुआ, इन दोनों की आज बात होगी।
क्योंकि जिस वक्त संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी, उसी वक्त सेना ने पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाशिम मूसा को ठोक डाला। क्या वाकई पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड मारा गया है? उसे लेकर क्या और डिटेल्स आ रही हैं और ऑपरेशन महादेव में आगे क्या होने वाला है, यह सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ऑपरेशन सिंदूर की बात करनी जरूरी है, क्योंकि इसी पर चर्चा के लिए विपक्ष ने एक हफ्ते से संसद रोक रखी थी। आज आपको बताऊंगा कि संसद में इस चर्चा में इस सवाल का जवाब मिल गया कि सीजफायर में ट्रंप की भूमिका थी या नहीं। इसका भी जवाब मिल गया कि सीजफायर के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन करके युद्ध रुकवाया था या नहीं, जैसा राहुल गांधी दावा करते रहे। इस सवाल का भी जवाब मिल गया कि पाकिस्तान से युद्ध में भारत के कितने विमान गिरे। इस सवाल का भी जवाब मिल गया कि भारत ने 10 मई को पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर सीजफायर क्यों किया। इस सवाल का भी जवाब मिला कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ कोई देश खड़ा था या नहीं खड़ा था। आज जब ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में सबसे बड़ी बहस शुरू हुई, तो उसमें क्या क्या हुआ उसका कंप्लीट चैप्टर तो आपको दिखाऊंगा। इंडिया वालों ने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि सुनिएगा तो माथा पीट लीजिएगा, लेकिन फैक्ट्स, सच, आज सब कुछ देश के सामने आया है। इंडी गठबंधन सोचकर बैठा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा होगी तो वो नरेंद्र मोदी को घेर लेगा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये लोग पहले से ही माहौल बना रहे थे। राहुल गांधी तो नरेंद्र सरेंडर जैसी बातें कर रहे थे। लेकिन आज जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई, इंडी गठबंधन और राहुल गांधी के लिए गेम उल्टा पड़ गया। नरेंद्र मोदी ने 2 धाकड़ मंत्री उतार दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों ने मोर्चा संभाला, और इन दोनों मंत्रियों ने संसद में खड़े होकर इंडी गठबंधन को जो धोया है बॉस, वो बहुत दिनों तक याद रहेगा। शुरुआत तो राजनाथ सिंह ने की और ऐसा धमाका किया कि इंडी गठबंधन हक्का बक्का रह गया। एक बार सुनिए राजनाथ सिंह को। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हां। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हां। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हां। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। ये इस देश का दुर्भाग्य ही है कि इस देश के ऑपोजिशन को सवाल क्या पूछना है यह भी बताना पड़ता है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आप लोग एक बार नहीं पूछ पा रहे हैं बॉस कि हमने पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट गिराए। आपका सिर्फ यही जानने में इंटरेस्ट है कि भारत का विमान गिरा है कि नहीं गिरा है। भारत के सैनिक जो हैं उनको कोई क्षति नहीं हुई, यह जानने में आपकी जो है इंटरेस्ट होना चाहिए था कि हमारे सैनिक जो है वो सही सलामत हैं कि नहीं। लेकिन विपक्ष तो अलग ही ट्रैक पे चलता है और इसीलिए आज उन्होंने जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो आज अलग ही फॉर्म में दिख रहे थे। राहुल गांधी पूछते रह गए कि कितने प्लेन गिरे। राजनाथ सिंह ने कह दिया कि सवाल ही गलत है आपका बॉस। ये क्यों नहीं पूछते कि पाकिस्तान के कितने प्लेन गिरे, पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ। इसी तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी के उस सवाल के गुब्बारे की हवा निकाल दी जिसमें राहुल गांधी ट्रंप के दावों को लेकर माहौल बनाते रहते कि ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया और सीज फायर कर लिया। आज विदेश मंत्री ने ट्रंप और राहुल गांधी दोनों को तगड़ा जवाब दिया संसद में खड़े होकर। ऑपरेशन सिंदूर के बीच पीएम मोदी को अमेरिका से किसका फोन आया था, क्या बात हुई? आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने
देश के सामने संसद में खड़े होकर एक एक राज खोल दिया, एक एक बात बताई। सुनिए विदेश मंत्री को। On the 10th of May, we received phone calls sharing the impression of other countries that Pakistan was ready to cease the fighting. Our position was, if Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. यानी विदेश मंत्री ने दो बातें एकदम क्लियर कर दी बॉस। पहली बात तो ट्रंप को क्लियर कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर का ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है बॉस। उस दौरान ट्रेड को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। और बॉस, लोकतंत्र में, इस देश के लोकतंत्र में संसद मंदिर है बॉस। उस मंदिर में खड़े होकर अगर देश का विदेश मंत्री बयान दे रहा है तो उस बात की वैल्यू है। वो खड़े होकर कह रहे हैं कि ट्रेड और सीज फायर को लेकर कोई भी कनेक्शन नहीं था, कोई चर्चा नहीं हुई थी। वो ये भी याद दिला रहे हैं कि दूसरे देशों ने कहा कि पाकिस्तान घुटने पे आ चुका है, वो सीज फायर करना चाहता है, और भारत ने कहा कि करना चाहता है तो आके बोलो, बात करे, तुम्हारे से बात नहीं होगी। उसको अगर सीज फायर करना है तो वो आके बात करेगा। ये था भारत का स्टैंड। एक बात उन्होंने राहुल गांधी को भी क्लियर कर दी कि ऑपरेशन सिंदूर के बीच ट्रंप और नरेंद्र मोदी की फोन पर कोई बात ही नहीं हुई थी, क्योंकि राहुल गांधी कहानी सुना रहे थे कि ट्रंप का फोन आया, नरेंद्र सरेंडर, और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। आज देश के विदेश मंत्री ने संसद में खड़े होकर कहा कि 22 अप्रैल जब पहलगाम की घटना हुई से लेकर 17 जून के बीच कोई भी फोन पर बात ही नहीं हुई नरेंद्र मोदी और ट्रंप। लेकिन आप देखिए कि जब विदेश मंत्री ने पूरी बात संसद में खड़े होकर ताल ठोक कर क्लियर कर दी, उसके बाद भी इन्हें विदेश मंत्री की बात पर भरोसा नहीं। ये विदेश मंत्री को रोकने टोकने लगे। इस बात पर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भड़क गए, गुस्सा आ गया उनको। आप देखिए कि अमित शाह कैसे इंडिया अलायंस पर और कांग्रेस पर भड़क गए, और सुनिए क्या बोले। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। अमित शाह ने भी गुस्से में कहा, लेकिन बड़ी फैक्चुअल बात कही कि देश का विदेश मंत्री संसद में खड़े होकर बयान दे रहा है और आपको किसी विदेशी की बात पे भरोसा है? डोनाल्ड ट्रंप की बात पे भरोसा है, जिसकी बात पर वहां के खुद के लोग भरोसा नहीं करते, इधर उधर घूमते हुए कब क्या बोल रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं। देश के विदेश मंत्री संसद में खड़े होकर बोल रहे हैं। अब क्या करें बॉस? अपना कॉल रिकॉर्ड का डेटा निकलवा के राहुल गांधी को दिखाएं क्या कि देखिए फोन आया था कि नहीं आया था, या व्हाट्सएप चैट चेक कराएं राहुल गांधी के सामने जाके। इंडी गठबंधन और कांग्रेस संसद में बातें ही ऐसी कर रहे हैं जिसे सुनकर कोई भी माथा पीट ले, किसी को भी गुस्सा आ जाए। ऑपरेशन सिंदूर जैसे सीरियस मैटर पर इतनी नॉन सीरियस बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आप कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा को सुनिए कैसी बातें कर रहे हैं। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको भी रास्ता चुनना होगा, या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। या तो डोनाल्ड ट्रंप को चुप कराओ, नहीं तो मैकडोनाल्ड बंद कर दो।
ये क्या तुकबंदी चल रही है बॉस? मतलब आदमी को हंसी भी आती है, लेकिन लगता है कि क्या ये सीरियसनेस है इस देश के नेताओं की? ऑपरेशन सिंदूर जैसे सीरियस मुद्दे पर डोनाल्ड को चुप कराओ, नहीं तो मैकडोनाल्ड बंद कर दो। भाई वायरल हो रखे हैं, पब्लिक हंस रही है इन पे कि यही डिबेट करने के लिए ये जो है वो एक हफ्ते से संसद नहीं चलने दे रहे थे कि डोनाल्ड को या तो चुप कराओ नहीं तो मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। पूरी दुनिया भारत के ऑपरेशन सिंदूर का लोहा मान रही, जबकि हमारी संसद में कांग्रेस के नेता ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बता रहे हैं। सुनिए, कांग्रेस की सांसद प्रणीति शिंदे कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर तो तमाशा था। सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है, मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भागती है। इस देश की जनता देख रही है कि क्या यह सरकार सवाल नहीं सुनना चाहती है या विपक्ष जवाब नहीं सुनना चाहता है। रक्षा मंत्री खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ, विदेश मंत्री खड़े होकर बता रहे हैं क्या हुआ नहीं हुआ, इनको जवाब ही नहीं मिल रहा है। आप जवाब सुनना नहीं चाहिएगा, या आपके मन के मुताबिक जो जवाब चाहिए था वो नहीं आया तो हम जवाब नहीं मानेंगे, इस एटीट्यूड से चलिएगा तो आपको ऑपरेशन सिंदूर तमाशा लगेगा बॉस। और यही ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बताकर आप देश की सेना का अपमान कीजिएगा तो 20 साल के 40 साल तक 100 के पार सीट नहीं जा पाएगी बॉस। ऑपरेशन सिंदूर इनके हिसाब से तमाशा था। यहां देश के सैनिक अपनी जान पर खेल के पाकिस्तान को धूल चटा दिए, इनके लिए ऑपरेशन सिंदूर तमाशा था। इंडी गठबंधन में ऐसे एक नहीं बहुत लोग हैं जो इसी तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे आप ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी को सुनिए, वो ट्रंप की बात करते करते पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक करने लगे, कहने लगे कि ट्रंप के सामने पीएम मोदी 5 फुट के हो जाते हैं, सीना 56 इंच का नहीं 36 इंच का हो जाता है। सुनिए कल्याण बनर्जी को। আপনি কেন একবার, why once you have not posted in the X handle post? No, you are incorrect, Mr. President, American President. What you have said, you are incorrect. You could not said, you could not show your courage to that extent. কি হয় বলুন তো আপনার? এই আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সামনে দাঁড়ালে আপনার হাইটটা নেমে 5 ফুট হয়ে যায় আর ওজনটা হয়ে চেস্টটা হয়ে যায় 56 ইঞ্চি থেকে 36 ইঞ্চি। The moment you stand in front of the American president, your height is reduced to 5 foot and your chest is reduced to 36 inch from 56 inch. Why you are so much afraid? Why are you so much afraid? Why are you so much afraid to the American president? ये इस देश के सांसद है बॉस। इस देश की सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति संसद में खड़े होकर बता रहे हैं कि ट्रेड और सीजफायर का कोई कनेक्शन नहीं, मोदी और ट्रंप की कोई बात नहीं हुई। नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर सीधे सीधे बता चुके कि यही सब हुआ था, आपसे कोई फोन पर बात नहीं हुई थी, आपके डिप्टी से बात हुई थी। लेकिन इनको ट्विटर पे ट्वीट चाहिए। ये सांसद है बॉस इस देश के, इनको ट्विटर पे ट्वीट चाहिए। मोदी फोन पे बोल दिया उससे मतलब नहीं है, संसद में देश के लोकतंत्र के मंदिर में बात हो गई उससे मतलब नहीं है, इनको ट्विटर पे ट्वीट चाहिए। कल को कहेंगे कि जाके झोंटा झोटी क्यों नहीं किए, मारा पीटी क्यों नहीं किए, ट्रंप को 2 मुक्का क्यों नहीं मार दिए। ये इन लोगों का कुछ भी हो सकता है बॉस, इन लोगों का हिसाब। और ये लोग नरेंद्र मोदी के दम की बात कर रहे हैं। मोदी का दम क्या है, इस लीडरशिप का दम क्या है, ये पाकिस्तान जानता है और ट्रंप भी जानते हैं। ट्रंप की बातों को भारत के विदेश मंत्री ने संसद में खड़े होकर खारिज किया। साथ में यह भी बता दिया कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ऐसा धोया था कि अमेरिका से फोन आ रहे थे, फिर भी मोदी ने पाकिस्तान को धुआं धुआं किया। सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को। On the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. Now, sir, that attack
That attack took place and was foiled by our armed forces, and I think the House should collectively appreciate the performance of the armed forces in foiling what was a massive attack on the 9th and 10th of May. Now, our response, which the Prime Minister promised, was delivered, and it was delivered with devastating effect. I don't have to say anything. Every member has seen satellite pictures of Pakistani airfields. You can see from the state of those airfields, which shown by the pictures, what was our answer. यानी विदेश मंत्री ने संसद में खड़े होकर यह भी क्लियर कर दिया कि सीज फायर के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोई फोन नहीं आया। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति का फोन आया था कि पाकिस्तान हमला करने वाला है, और नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हमला करेगा तो उससे डबल मारेंगे, और वही भारत ने किया। सरेंडर शब्द इस पूरे घटनाक्रम में अगर कहीं फिट होता है तो वो पाकिस्तान के लिए फिट होता है। वो घुटने पर आया था, और हमारे देश के नेता, इस देश की फौज ने इतना पराक्रम दिखाया, और उनको यह साबित करना है कि नरेंद्र सरेंडर। उनको अपनी देश की सेना के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स दिख रही है। यह तो दुनिया ने देखा कि नरेंद्र मोदी ने जो लीडरशिप दिखाई उसमें सेना ने पाकिस्तान को कैसे ठोका, और ऐसी ठुकाई की कि आज तक पाकिस्तान अपने एयरबेस ठीक नहीं कर पाया। पहली बार किसी ऐसे ऑपरेशन में पाकिस्तान के बिल्कुल अंदर घुसकर भारत ने जबरदस्त तरीके से मारा। लेकिन राहुल गांधी एंड इंडी गठबंधन इसी बात से दिक्कत में है कि नरेंद्र मोदी की इतनी वाहवाही क्यों हो रही। इसलिए इंडी गठबंधन ऑपरेशन सिंदूर पर यह बात कर रहा है, कह रहा है कि सीज फायर क्यों किया, लड़ाई क्यों रोकी। आज जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में बोल रहे थे तो अचानक राहुल गांधी अपनी सीट पर खड़े हो गए, रक्षा मंत्री को टोकने लगे। सुनिए उस वक्त, देखिए उस वक्त क्या हुआ। पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दो अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। राहुल गांधी ने जब यह पूछा कि ऑपरेशन फिर रोका क्यों, इसका जवाब रक्षा मंत्री ने भी दिया और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दिया। क्या जवाब था वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस की सुई इसी बात पर अटकी है कि सीज फायर क्यों किया, ट्रंप बीच में क्यों पड़े, कितने विमान गिरे। ये लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिस पर सब हैरान हैं कि इसका जवाब दिया क्या जाए। जैसे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पूछा कि हमारे फाइटर जेट्स ने दूर से हमला क्यों किया, क्लोज रेंज में जाकर हमला क्यों नहीं किया। सुनिए गौरव गोगोई का वो बयान जो बड़ा वायरल हो रहा है। सर, ये मैं थोड़ी जानकारी चाहूंगा। हमारे पास जो हमें ये संदेश मिलता है कि दुनिया के सबसे बढ़िया और बेहतरीन लड़ाकू जहाज हमारे पास है, सबसे बेहतरीन पायलट हमारे पास है, तो सीडीएस को ऐसा क्या कहना पड़ा, ऐसा क्या परिस्थितियां हैं कि हमारे हमारे लड़ाकू जहाज क्लोज रेंज में नहीं जा सकते, उनको दूर से ही फायर करना पड़ता। ये क्या है, ये क्या पाबंदी है, ये क्या पाबंदी है कि सीडीएस को ये कह रहे हैं कि हमारे लड़ाकू जहाज ने पहले दिन गलतियां हमने सुधारी और दूर से हमने आक्रमण किया, क्या हम पास से नहीं कर सकते? इस दुनिया में सिर्फ हमारे यहां का विपक्ष होगा जिसको इस बात से मतलब नहीं है कि हमने अचीव क्या किया। इनको इस बात से मतलब है कि दूर से मारा कि पास से मारा। अरे भैया, आपके पास अगर राफेल है जो यहीं से ऊपर उठ के यहीं से ठोक सकता है तो पास जाके मारना क्यों है। इन लोगों का बस चले तो ये भी कह देंगे कि मिसाइल से क्यों मारा। सैनिक भेजना चाहिए था, मिसाइल लेके जाता, वहां रख देता, कहता कि अभी ये फटेगा, तुम देख लो भाई। इनके हिसाब से डिलीवरी करा देनी चाहिए थी। आजकल ऐप आता है ना जिससे इधर उधर डिलीवरी करा सकते हैं आप,
इनको इनके हिसाब से मिसाइल की डिलीवरी करा देनी चाहिए। दूर से क्यों मारा? मतलब क्या बोला जाए भाई? कुछ भी नरेंद्र मोदी को घेरना है, बोलना है तो कुछ भी बोल रहे हैं ये लोग। पूछ रहे हैं कि फाइटर जेट ने क्लोज रेंज से हमला क्यों नहीं किया। भाई ये बहुत बेसिक सी बात है कि कहां से हमला करना है, कितनी रेंज से हमला करना है, कैसे हमला करना है, ये सब तो सेना तय करती है। विमान में लगी मिसाइल की एक रेंज होती है, उस रेंज के अंदर विमान से मिसाइल सटीक तरीके से दागी जा सकती है। लेकिन गौरव गोगोई ने गजब बात कर दी। जब भारत घर में बैठे बैठे दूर से दुश्मन के टारगेट को ध्वस्त कर सकता है तो जबरदस्ती क्लोज रेंज से जाके हमला क्यों करना? फिल्म चल रहा है कि दोनों हीरो जो हैं, वो हीरो और विलन जो हैं, वो जब तक एक दूसरे को घूसा नहीं मारेंगे तब तक जो है फिल्म में मजा नहीं आएगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि जितना आप दुश्मन के नजदीक जाएंगे उतना नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। गौरव गोगोई क्या चाहते थे कि भारत की कैजुअलिटी हो। तो एक तरफ तो कांग्रेस युद्ध में सेना को हुए नुकसान का हिसाब मांगती है, दूसरी तरफ ये सवाल भी कर रही है कि क्लोज रेंज से क्यों नहीं मारा। लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए, उस बात को पाकिस्तान की मीडिया ने तुरंत लपक लिया और अब पाकिस्तान की मीडिया में राहुल गांधी, गौरव गोगोई के भाषण जो है वो वायरल हो रहे हैं। गौरव गोगोई का वीडियो चल रहा है, देखिए। राहुल गांधी, उनके सांसद, एक बार फिर पाकिस्तान में हेडलाइन बन रहा है। पाकिस्तान तो खुश होगा ही। जिस तरह से इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहा है, उससे तो मैसेज सही नहीं जा रहा है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर की बात करने का मकसद यही था कि पाकिस्तान को करारा मैसेज जाए, सेना के शौर्य पर सभी दल एक साथ हो। लेकिन आज जब रक्षा मंत्री ने सेना के शौर्य की बात कही तो विपक्ष ने मेज थपथपाना तो दूर, उनकी अपील का कोई लोड तक नहीं लिया। देखिए, लोकसभा में रक्षा मंत्री को बोलना पड़ रहा है कि कम से कम सेना के शौर्य के लिए मेज थपथपा दीजिए, उसके बावजूद ये लोग जो हैं वो मेज नहीं थपथपाए। मैं इसके लिए भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की जमकर सराहना करता हूं, जिन्होंने दुश्मन के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। और अपने प्रतिपक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, एक बार फिर से भारत के सेना के जवानों का कम से कम मेज थपथपाकर उनका अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत पाकिस्तान के भाई गजब ही है। आपको नरेंद्र मोदी नहीं पसंद, नरेंद्र मोदी का विरोध जो है अब इन लोगों के लिए पर्सनल दुश्मनी टाइप का बन गया, सब दिख रहा है लोगों को। लेकिन सेना के शौर्य के लिए मेज नहीं थपथपा सकते थे। रक्षा मंत्री के बोले बिना ये तो होना चाहिए था, लेकिन उनके कहने पे भी राहुल गांधी ऐसे बैठे हुए हैं जैसे घर में सोफे पे बैठे। एक दो लोग पीछे जो है वो थोड़ा सा थपथपाए, लेकिन राहुल गांधी का हाथ नहीं हिला। कम से कम जो फुटेज आया उसमें तो नहीं दिख रहा है। पीछे से आवाज किसी की जरूर आई कि अरे भाई कम से कम ताली तो बजा दो। विपक्ष ये सब करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारता, पूरा पैर ले जाके कुल्हाड़ी पे मार देता है। क्योंकि जब बात सेना की आती है, जब बात देश के सम्मान की आती है, जब बात देश के पराक्रम की आती है, तो पूरा देश यूनाइटेड होता है। इन लोगों को इतना बेसिक समझ में नहीं आ रहा है कि जो ये कर रहे हैं वो देश को पसंद नहीं आ रहा है। यहां अलग ही एजेंडा चला रहे हैं ये लोग। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों ने एजेंडे को धुआं धुआं किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम जब विपक्ष में थे तो कभी नहीं पूछा कि 62 के युद्ध में कितने टैंक्स का नुकसान हुआ, 71 के युद्ध में कितने जहाज गिरे। जयशंकर ने कहा कि जो लोग पूछ रहे हैं कि लड़ाई रोकी क्यों, सीज फायर क्यों किया, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि कोई एक्शन ना लेना ही सबसे बड़ा एक्शन है। सुनिए एक बार विदेश मंत्री को। We were asked, why did you stop at this time? Why did you not go further? Please see who's asking this question. This question is being asked by people who after 26/11 felt that the best action was inaction. 26/11 के बाद एक्शन न लेना ही बड़ा एक्शन था जिन लोगों के लिए। वो आज पूछ रहे हैं कि अंदर जाके क्यों नहीं मारा, इतना दूर से क्यों मारा, ऐसे क्यों मारा, वैसे क्यों मारा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज यूपीए सरकार में एनएसए रहे शिवशंकर मेनन की एक किताब चॉइसेस इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का जिक्र किया। इस किताब में तब के एनएसए शिवशंकर मेनन ने मुंबई अटैक के बाद की डिप्लोमेसी के बारे में लिखा था कि गंभीर चिंतन और अतीत के परिप्रेक्ष्य में अब मेरा मानना है कि सैन्य जवाबी कार्रवाई न करने और कूटनीतिक, गुप्त और अन्य तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय उस समय के लिए सही था। यानी जो लोग मुंबई हमले के वक्त पाकिस्तान को सबक सिखाने की जगह कह रहे थे कि जवाबी कार्रवाई न करना उस समय सबसे अच्छा था,
वो आज पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को इतना ठोकने के बाद रुक क्यों गए, मारते रहना चाहिए, लड़ाई रोकी क्यों। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल करते हुए विपक्ष बार बार पीओके को लेकर भी सवाल कर रहा है कि बिना पीओके लिए युद्ध क्यों रोक दिया। इस पर भी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद अलग था। इस ऑपरेशन को पीओके लेने के मकसद से कभी शुरू नहीं किया गया था। आप याद कीजिए, नरेंद्र मोदी कभी बोले थे कि हम पीओके लेने के लिए शुरू कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस सफाई पर कांग्रेस कह रही है कि पीओके लेना मकसद क्यों नहीं था। लोकसभा में राजनाथ सिंह और गौरव गोगोई की यह भिड़ंत देखिए, फिर आपको बताता हूं कि क्यों मकसद नहीं था या क्या इस पर जवाब मिला। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। इस सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। क्यों नहीं था? होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? जो लोग खुद कभी कोई ठोस एक्शन नहीं ले पाए, पाकिस्तान को मनमानी करने देते रहे, वो आज पीओके लेने की बात कर रहे हैं। इसी तरह से प्लेन गिरने के बारे में पूछ रहे हैं, जबकि रक्षा मंत्री ने आज इन्हें याद दिलाया कि कोई युद्ध रहा हो, कभी विपक्ष ने ऐसे सवाल नहीं किए कि कितने प्लेन गिरे, कितने टैंक नष्ट हुए, कितनी बंदूकें बर्बाद हुई। लेकिन आज का विपक्ष ऐसा कर रहा है। सुनिए रक्षा मंत्री ने क्या याद दिलाया। 71 के युद्ध में, 71 के युद्ध में जब हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, उस समय की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमने अपने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की। हमने ये नहीं देखा कि किस दल की सरकार है, किस विचारधारा की सरकार है, इसकी चिंता नहीं की कभी। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर उस समय के नेतृत्व की प्रशंसा की थी। हमने इस बात की खुशी जाहिर कि हमने अपने शत्रु को सबक सिखाया। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा कि सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए। यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है। लेकिन इस देश के ऑपोजिशन का पूरा ध्यान तो इसी बात पर है कि कितनी पेंसिल टूटी, कितना पेन खोया, ये बताओ। रिजल्ट आ गया, टॉप कर गए, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला हिसाब इन लोगों का। लाइटर नोट पर ही लेकिन देश के रक्षा मंत्री को बताना पड़ा कि बॉस, युद्ध होता है, ये सब होगा, कि किसी का विमान कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। अल्टीमेट रिजल्ट क्या है ये देखिए ना। राजनाथ सिंह ने 71 के युद्ध का जिक्र किया। तब संसद में अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर उस वक्त की इंदिरा सरकार का साथ दिया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त जनसंघ के सांसद रहे पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का संसद का दिया पुराना भाषण आज विपक्ष के नेताओं को सुनना चाहिए। ऐसा भी विपक्ष होता था बॉस, जिसको सिर्फ यह नहीं गिनना था कि भारत के फाइटर जेट कितने गिरे, तोप कितने नष्ट हुए। वो सरकार का साथ देना भी जानता था। उसकी बातें पाकिस्तान में हेडलाइन नहीं बनती थी। लेकिन आज का विपक्ष तो ऐसा है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन भी ले लें तो विपक्ष यही पूछता है कि पहलगाम क्यों नहीं गए, बिहार क्यों चले गए। चुनावी भाषण दे रहे थे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की इस बात पर जेडीयू सांसद ललन सिंह ने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको अब सऊदी अरब में थे, आप जब वापस आते आपका पहला नैतिक कर्तव्य होता कि पहलगाम आप जाते, लेकिन आप पहलगाम नहीं गए।
एक सरकारी कार्यवाही के लिए आप बिहार गए और चुनावी भाषण दिया। देश के मुखिया सऊदी अरब में थे, पूरा कार्यक्रम उन्होंने संपूर्ण किया, वापस आए और वो पहलगाम भी नहीं जा पाए और बिहार में जाके चुनावी भाषण दे रहे हैं। अगर पहलगाम में कोई गया तो हमारा नेता राहुल गांधी गया। कश्मीर तो वो गए जिनको तफरीह करना था, इस देश के प्रधानमंत्री को एक्ट करना था ना, तो इस देश के प्रधानमंत्री को एक्ट करना था, तो कश्मीर जिनको तफरीह करना जाना था वो गए। इन्होंने एक्शन लिया और एक्ट किया, और एक्ट कर जो किया वही तो बात आपको बता रहे हैं। तो इसमें घुसेगा तब ना, ये तो ऊपर से निकल जाता है काम का बात। तो इसलिए 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री घटना हुई आए, 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री, ये गौरव गोगोई जी कह रहे थे, सॉरी गौरव गोगोई जी कह रहे थे कि चुनाव प्रचार में गए थे। चुनाव प्रचार में नहीं गए थे, अपने को करेक्ट किया कीजिए, बोलिए भी तो करेक्ट करिए। पंचायती राज दिवस था और पंचायती राज दिवस में हर साल प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस में किसी न किसी राज्य में जाकर पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हैं। गौरव गोगोई का सिर्फ इतना ही फैक्ट गलत नहीं था कि वो बिहार में चुनावी रैली करने चले गए थे पीएम मोदी, बल्कि वो कह रहे थे कि वहां पर उन्होंने अपना विदेशी दौरा जो है वो पूरा किया तब भारत आए, जबकि पूरे देश को पता है कि नरेंद्र मोदी अपना सऊदी का दौरा बीच में कैंसिल करके भारत लौट आए थे जब पहलगाम की घटना हुई थी, और उन्होंने एयरपोर्ट पर मीटिंग लेनी शुरू कर दी थी। सबने वो तस्वीरें देखी थी कि नरेंद्र मोदी वापस लौटे, अजीत डोभाल और बाकी लोगों के साथ उन्होंने एयरपोर्ट पर ही मीटिंग की। लेकिन फैक्ट और विपक्ष, इन दोनों के बीच की दूरी उतनी ही है जितनी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पूरा विपक्ष ऐसे माहौल बना रहा है जैसे ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति फेल है। सच क्या है आपको बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर पर 35 से 40 देशों ने भारत को बिना शर्त सपोर्ट किया। यूनाइटेड नेशन में 193 में से 190 देशों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। पाकिस्तान और चीन की पूरी कोशिश के बावजूद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम अटैक की निंदा की और इस अटैक के प्रायोजकों का हिसाब करने की बात कही। पहलगाम अटैक में शामिल आतंकी संगठन टीआरएफ को अमेरिका ने वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया। चीन के विरोध के बावजूद ब्रिक्स देशों की बैठक में पहलगाम अटैक को लेकर निंदा प्रस्ताव आया। G7 देशों ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की, और अब तो चीन के भी सुर बदल गए, उसने भी इसकी निंदा कर दी। यह है भारत की डिप्लोमेसी का दम। और यहां ऑपोजिशन कहता है कि विदेश नीति फेल है। आप सुनिए रक्षा मंत्री ने क्या कहा। अभी कुछ सप्ताह पहले मुझे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में जाने का अवसर मिला था। वहां जो डिक्लेरेशन तैयार किया जा रहा था उसमें आतंकवाद पर भारत का स्टैंड डाइल्यूट हो रहा था। हमने साफ कह दिया कि जब तक आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का स्टैंड रखा नहीं जाएगा, हम किसी ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं करेंगे, और इसकी वजह से वहां कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, इसका परिणाम क्या? अब देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स की बैठक में ब्राजील गए, करिश्मा किया है हमारे प्रधानमंत्री। तो चीन की मौजूदगी में जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया उसमें जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकी हमले को कंडेम भी किया गया। यह प्रधानमंत्री ने करिश्मा करके दिखाया, यानी भारत की बात अंततः मानी गई। और यह ब्रिक्स सम्मेलन के इतिहास में पहली बार हुआ जब जम्मू एवं कश्मीर में हुए किसी आतंकी घटना को खुलकर कंडेम किया गया। एक तरफ इंडी गठबंधन ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठा रहा, तब शरद पवार एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने पीएम मोदी की जम के तारीफ की। सुप्रिया सुले ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए पीएम मोदी ने जिस तरह विपक्षी नेताओं पर भरोसा जताया वो बेहतरीन था। सुनिए, विपक्ष में भी कुछ आवाजें ऐसी हैं जो बता रही हैं कि सच्चाई क्या है। सुनिए सुप्रिया सुले को। जब देश का सवाल आता है तो देश पहला, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फैमिली, पहले देश आता है। और जब कनिमोळी जी यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, जब हमें किरण रिजिजू का फोन आया था
किरण जी ने मुझे सिर्फ फोन पे कहा, सुप्रिया तुमको देश के लिए 10 दिन देने पड़ेंगे। देश के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? देश के लिए 10 दिन क्या बोल रहे हो किरण जी आप? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ापन था कि हम सारे ऑपोजिशंस को उन्होंने लीड करने के जो विश्वास दिखाया है, यही एक सशक्त लोकतंत्र है। ऑपरेशन सिंदूर पर कोई भी सवाल हो, सरकार ने हर सवाल का क्लियर कट जवाब दिया। इसके बाद भी विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे थे, बीच में टोका टोकी हो रही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी आपत्ति जताई। अमित शाह ने कहा कि हंगामा करना सबको आता है, फिर हमारे लोग करेंगे तो बोलना मत। सुनिए अमित शाह को। उनके स्पीकर जब बोल रहे थे, हम पूरे धैर्य से सुने। मैं बताऊंगा कितनी असत्य बातें बोली गई कल, परंतु फिर भी असत्य को भी हम हलाहल समझकर पी गए। अब ये सत्य भी नहीं सुन पाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए। बैठे बैठे टोका टोकी करना सबको आता है, ऐसा नहीं है हमें नहीं आता, मगर इतने गंभीर विषय पर चर्चा जब हो रही है तो सरकार के प्रमुख विभाग के मंत्री को बोलते हुए बैठे बैठे टोकना, ये विपक्ष को शोभा देता है क्या? मान्यवर, आपने बिल्कुल उनको आग्रह से कहना चाहिए, वरना हम भी हमारे मेंबर को बाद में समझा नहीं पाएंगे। लोकसभा में चर्चा के दौरान उस वक्त हंगामा भी हुआ जब केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के नेता ललन सिंह ने आतंकियों को शहीद और आतंकी मसूद अजहर को साहब कह दिया। सुनिए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का वो बयान जो बड़ा वायरल हो रहा है। सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद हुए। आप सबने देखा होगा टीवी पर, बहुत से लोग जो आका थे आतंकवादियों को उरो रहे थे। मसूद अजहर साहब, यानी ललन सिंह की भी जबान फिसल गई, लेकिन जबान ऐसी चीजों पर नहीं फिसलनी चाहिए। अगर यही कोई कांग्रेस का नेता कहता तो आप हंगामा करते। आप कैसे मसूद अजहर साहब कह रहे हैं बॉस? मसूद अजहर साहब कब से हो गया? खैर, इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी संसद में बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। सुनिए। मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरतरफ करिए, आईबी पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई। कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई। 370 हटा दिया आपने एक रियासत को यूटी बना दिया और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। तो और अफसोस मुझे इस बात का होता है मैडम कि पाकिस्तान को हम जानते हैं, पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे। तो क्या आपकी खर्जा पॉलिसी कामयाब हुई? आप देख लीजिए। अच्छा, हमारे देश में एक ऐसी तंजीम है जिसका वजूद नफरत की बुनियाद पर और मजहबी अज़लियत को फैलाने के लिए बनाया गया। उनको तकलीफ है सेकुलरिज्म से, सोशलिज्म से, मगर हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज़फायर का ऐलान करेगा, यह आपका नेशनलिज्म है। अफसोस होता है मुझे सर। मैडम, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर एक चचा सैम ऐलान कर रहे हैं तो हमारी फौज पर क्या असर पड़ा होगा? हमारे उन पायलटों पर क्या असर पड़ेगा जो नहीं मालूम कितनी ऊपर आसमानों पर भारत की हिफाजत कर रहे हैं? वो नेवी का सिपाही जो समंदर में खड़ा हुआ है, उसको ये नहीं मालूम हो रहा है कि मेरा प्रधानमंत्री ऐलान नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि चचा सैम अनाउंस कर देंगे सीज फायर का तो सेना पर क्या असर पड़ेगा? सेना पर कोई असर नहीं पड़ेगा बॉस, क्योंकि चचा सैम हो, चचा टैम हो, कोई क्या कहां दुनिया में बोलेगा, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब देश में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी का फोकस इस बात पर होता है कि भाई कितने अपने विमान गिरे, अपने जहाज गिरे, ये बताओ। इससे सेना को दुख होता है।
जब कोई कांग्रेस के सांसद खड़े होकर कहती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो तमाशा था, इससे देश की सेना को फर्क पड़ता है। जब यह पूछा जाने लगता है कि दूर से क्यों मारे, पास जाके क्यों नहीं मारे, इससे सेना को फर्क पड़ता है। जब राहुल गांधी और उनके नेताओं के हेडलाइन पाकिस्तान में चलते हैं, तब उससे देश की सेना को जो है वो नुकसान पहुंचता है और उनको दुख होता है। इससे नहीं होता कि कोई अंकल सैम खड़े होकर कुछ भी बोल रहा है, क्या करें, सबका जाकर मुंह बंद कर दें। देश के विदेश मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, अभी प्रधानमंत्री कल बोलेंगे, परसों बोलेंगे, जब बोलेंगे तो वो क्लियर बोल देंगे बॉस, इसमें क्या छुपा हुआ है। लेकिन उसको बार बार अगर ऑपोजिशन मुद्दा बनाता है, तब सेना को दुख होता है। और सेना दुख में फंसने वालों में से नहीं है, सेना ठोकती है। ऑपरेशन सिंदूर पर आज संसद में चर्चा शुरू होने से पहले ही एक और बड़े ऑपरेशन की खबर आ गई। उसका चैप्टर अब खोलता हूं। ऑपरेशन महादेव में मार दिया गया पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा। क्या सैटेलाइट फोन से 2 मिनट का एक कॉल और हाशिम मूसा तक कैसे पहुंच गई सेना? ऑपरेशन महादेव की डिटेल अब आपको बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार आतंकी संगठन पर पूरा एक्शन लिया। पाकिस्तान में घुसकर आतंक के ठिकानों को ध्वस्त किया। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और बेगुनाहों पर गोलियां चलाने वाले आतंकी अभी तक जिंदा थे। लेकिन अब उनका भी काम तमाम हो गया है, कहा जा रहा है। पहलगाम के गुनहगार आतंकियों की तलाश के लिए सेना ने ऑपरेशन महादेव शुरू किया। ऑपरेशन महादेव में आज सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने कश्मीर में 3 आतंकियों की खोपड़ी खोलकर रख दी। कहा जा रहा है कि इनमें से एक आतंकी पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। पहलगाम में 26 लोगों की धर्म पूछकर हत्या करने वाले आतंकियों को इतनी बुरी मौत मिली है कि उनका चेहरा पहचानने लायक नहीं, आपको दिखा नहीं सकता। भाई माथा यहां से फट गया है, गाल पे से गोली निकल गई है फाड़ते हुए। क्या कीजिएगा, रूल है। बहुत लोग चाहते थे कि हम दिखाएं, मन में तो आ रहा था कि दिखाऊं कि जो लोग धर्म पूछकर मार रहे थे उनकी कैसे खोपड़ी खुल गई है। ये देखने से ही लोगों को पता चलेगा कि ऐसी हरकतों का अंजाम क्या होता है। लेकिन क्या है, ठीक है, चलिए अब नहीं दिखा सकते टीवी पे। बहुत लोग देखते हैं, उनका दिल कमजोर होता है, नहीं देख पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना, खोपड़ी खुली हुई है सबकी। सेना ने खोल दी खोपड़ी, सिर में गोली मारी है। ऑपरेशन महादेव कब शुरू हुआ और कैसे सेना ने अपनी रणनीति से आतंकियों को पकड़ा, इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ऑपरेशन महादेव की एक झलक देखिए। भारत को 1000 कट्स देने का सपना पालने वालों को नींद से जग जाना चाहिए। सावन के तीसरे सोमवार को ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर जहां आतंक की फैक्ट्री तबाह करने के लिए था, तो ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना। और आज ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। ये वही आतंकी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये पहलगाम हमले में शामिल थे। और अब ये तीनों जहन्नुम भेज दिए गए हैं। तीनों आतंकियों के पास से AK-47 जैसे हथियार, गोला बारूद और 14 ग्रेनेड भी बरामद। तीनों ही आतंकी लगातार पाकिस्तान के संपर्क में बने हुए थे। यह भी कहा जा रहा है कि पहलगाम अटैक के बाद से ये तीनों आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर के जंगली और पहाड़ी इलाकों में छुप रहे। सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और जानकारी के मुताबिक एक आतंकी अभी भी वहां छुपा हुआ है। जरा ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि आखिर 90, 95, 97 दिन के बाद सेना इन आतंकियों तक पहुंची कैसे। ऑपरेशन महादेव में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। हम इस समय श्रीनगर के जो पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पर लिद्वन का इलाका है, जहां पे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, ठीक उसी जगह पे मौजूद है। आप देखेंगे भारतीय सेना के जवान और जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे। और आज सुबह 7 बजे के करीब इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। सुरक्षा बलों के पास सटीक इंफॉर्मेशन थी कि 2 से 3 आतंकवादी जो पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं वो वहां पे मौजूद थे और इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन में भारतीय सेना ने जो है आतंकवादियों के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया और इस ऑपरेशन में 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है, जो एक बड़ी सफलता है। 22 पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना के लिए ये बड़ी एक सफलता है।
ऑपरेशन महादेव में जो आतंकी मारे गए उनके बारे में आपको पहले बताता हूं, फिर बताता हूं कि ये पकड़े कैसे गए। हाशिम मूसा सुलेमान पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था, सूत्रों के मुताबिक, और बचने के लिए इसने अपना हुलिया चेंज किया, फिर भी सेना ने उसे पहचान लिया। अबू हमजा उर्फ हैरिस लश्कर से जुड़ा हुआ था, यासिर ये भी लश्कर से जुड़ा हुआ था। सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है और यह सेना के लिए बड़ी कामयाबी है। लेकिन इस पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि 100 दिन से तो ये आतंकी पकड़े नहीं गए, आज संसद में सवाल हुआ तो एकदम आतंकी मार दिए गए। सुनिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को। एकदम एक सवाल, 1 घंटे के अंदर आतंकवादी कहां से पकड़ लिए? पिछले 100 दिन से तो पकड़े नहीं जा रहे थे। एकदम आतंकवादी कौन थे? वो आतंकवादी कौन थे? वो कॉन्स्पिरेटर। जब सुबह सवाल खड़ा हुआ तो आपने दोपहर को मार दिए। अरे वाह, कितना बड़ा तेज काम चल रहा है। भाई इन लोगों की बातें सुन के ना जो लॉजिक है वो बेहोश होकर गिर जाती है कि सुबह इन्होंने सवाल उठा लिया इसलिए आतंकी मार दिए गए। मतलब पहले तो ये लोग बोले ऑपरेशन सिंदूर नरेंद्र मोदी ने इसलिए किया क्योंकि बिहार चुनाव जीतना था। अब कह रहे हैं बिहार चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी SIR करा रहे हैं। खुद इनका कोई सिर पैर है जो बातें कहते हैं? देश की सेना को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि सेना जो है उसने जो है वो 3 आतंकी मार दिए क्योंकि वहां संसद में नरेंद्र मोदी को जवाब देना। क्या चल रहा है बॉस इस देश में ऑपोजिशन के नाम पे? इन तीनों ही आतंकियों में सबसे खतरनाक और इंपॉर्टेंट था हाशिम मूसा सुलेमान। यह तस्वीर आतंकी हाशिम मूसा की है जिसके बारे में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि यही पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड। हाशिम मूसा का स्केच NIA ने भी जारी किया था। हाशिम मूसा ने सेना से बचने के लिए अपना हुलिया भी बदल लिया था और वजन कम कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी वो सेना से बच नहीं पाए। आप तस्वीर देखिए कैसे सेना ने आतंकी हाशिम मूसा को जहन्नुम पहुंचाया। पहले वो हथियार लटकाए फोटो खिंचवाता था और अब सेना ने उसका यह हाल किया है कि उसकी डेड बॉडी दिखाने लायक नहीं। ऑपरेशन महादेव की चर्चा आज संसद में भी हुई। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा ने कहा कि कश्मीर में ऑपरेशन महादेव में जो आतंकी मारे गए उनमें से एक आतंकी पहलगाम हमले में शामिल था। सुनिए बैजयंत पांडा को। We were debating this issue today. Some of us must have seen in the news that an Operation Mahadev is being conducted in Jammu and Kashmir, targeted at terrorists, and it appears that at least one of those eliminated today was involved in the Pahalgam attack. अब जो लोग पूछ रहे हैं कि अचानक सुबह सुबह कैसे सेना पहुंच गई, सुबह सुबह नहीं पहुंची, पहले से ऑपरेशन चला। दूसरी बात, बॉस इतना आसान नहीं होता है कि आतंकी गए और उनके पीछे पीछे गए पकड़ लिया। इतने घने पहाड़ी और जंगली इलाके में आतंकियों को मार गिराना आसान नहीं था। आतंकियों की लोकेशन मिलने से लेकर उनके एनकाउंटर तक की इनसाइड स्टोरी आपको बताता हूं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने पहलगाम हमले के दौरान चाइनीज सैटेलाइट फोन का प्रयोग किया था। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों ने उस सैटेलाइट फोन को बंद कर दिया। भारतीय सेना उस सैटेलाइट फोन को लगातार ट्रैक कर रही थी, ट्रेस कर रही थी, लेकिन वो बंद आ रहा था। अचानक 26 जुलाई को 2 दिन पहले आतंकियों ने सैटेलाइट फोन से एक कॉल किया, उसको ऑन किया। उसी कॉल के आधार पर सेना ने आतंकियों की लोकेशन दाचीगाम जंगल में पाई। लोकेशन ट्रेस होने के बाद आतंकियों की तलाश में सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सेना की 24 RR, जम्मू कश्मीर पुलिस की 4 पैरा और CRPF की टीमें दाचीगाम में सर्च कर रही थी। 4 पैरा यानी पैराशूट रेजिमेंट की टीम ने जंगल में आतंकियों के टेंट देखे। इसके बाद सेना ने आतंकियों पर बहुत ही खामोशी के साथ हमला किया। करीब 6 घंटे तक सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ होती रही। आखिर में सेना ने तीनों ही आतंकियों को मार गिराया। यानी भारत के दुश्मन चाहे जहां छिपे हो, भारत की सेना उन तक पहुंची जाती। और शायद ये कलमा पूछ रहा था ना उस दिन, इसको शिव तांडव स्त्रोत सुना के ठोक दिया गया, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कलमा तो हमारे सैनिक पढ़ नहीं रहे होंगे। महादेव, ऑपरेशन महादेव जो है ना, उसकी गूंज है ये। और जो लोग पूछते हैं सेना ने क्या किया नहीं किया, सेना शांत नहीं बैठी थी। वो जब आप कहते हैं ना 100 दिन हो गया, 50 दिन हो गया, आप उनका मनोबल गिराते हैं। आतंकी हाशिम मूसा बहुत ही खतरनाक आतंकी था। उसकी कुंडली भी आपको बताता हूं। हाशिम मूसा का असली नाम सुलेमान है। हाशिम मूसा उसका कोड नेम था। हाशिम मूसा पाकिस्तान का नागरिक था। पाकिस्तानी सेना ने हाशिम को ट्रेनिंग दी थी। सेना से ट्रेनिंग के बाद वो लश्कर से जुड़ा कई आतंकी वारदातों में शामिल था। हाशिम पर 20 लाख रुपए का इनाम था और कई दिनों से वो अंडरग्राउंड चल रहा था। हाशिम अपने हैंडलर्स के संपर्क में था और वापस पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहा था। हाशिम मूसा मारा गया है, लेकिन अभी भी सेना पूरी तरह एहतियात बरत रही है और पूरी तसल्ली करने के बाद ही जानकारी देगी कि हाशिम मूसा ही पहलगाम हमले में मारा गया है।